मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, पूरा जिस्म अकड़ रहा है। आह, कम से कम अब तो मुक्ति मिल जाए, कोई तो बुलाओ डॉक्टर को, पुष्पा कराहते हुए बोल रही थी। शांत हो जाओ माँ, लो मुंह खोलो, दवा पिलानी है, मंजू बोली। मेरी बच्ची, अब समय आ गया, मैं नहीं बचूंगी, कहते हुए पुष्पा ने गिलास लगभग छीनते हुए पकड़ा और दवा एकदम गटक ली। मंजू को लगा कि माँ के जिस्म में चेतना आ रही है और वे सही हो जाएंगी। वैसे भी पहले भी कई बार ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी वह सोच ही रही थी कि गिलास के गिरने की आवाज आई और उसकी माँ पुष्पा का शरीर एक और लुढ़क गया। माँ, माँ उठो, बात करो मुझसे, आंखें खोलो ना। पर माँ तो जा चुकी थी, दूर, बहुत दूर। कमरे में सन्नाटा छा गया था। अगर कोई विलाप कर रहा था तो वह थी मंजू। रोते हुए उसने अपने पति को सूचना दी और वहीं बैठ गई। वह माँ के पार्थिव शरीर को पत्थर बनी ताकती रही। रात के 1:30 बजे हैं, सब काम सुबह होंगे कहकर भाई भाभी अपने कमरे की तरफ चल दिए। वह बार बार माँ को छूकर देखती, उम्मीद लिए कि शायद वापस आ जाएंगी वे, फिर सबकी शिकायत करेगी उससे। कितना दुखी जीवन था उसकी माँ पुष्पा का। मंजू ने जब से होश संभाला हमेशा माँ को रोते ही देखा। एक जल्लाद पति ब्रिजेश हमेशा नशे में धुत, कहने को तो स्कूल अध्यापक था, पर ताश खेलना और शराब पीना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। जब देखो तब वो पुष्पा को जलील करता, नशे में मारता, गालियां देता। कई बार उसने पुष्पा को जान से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन आदमी जो ठहरा, रात में अपने शरीर की पिपासा बुझाने से भी वह बाज न आता। सब कुछ सह रही थी पुष्पा, सिर्फ और सिर्फ अपने 3 छोटे बच्चों के लिए। कहाँ जाती, वरना न तो सास ससुर का साया था और न ही माता पिता का नाम का भाई था जो कभी कभी पत्नी से छिपकर मिलने आ जाता था और चुपचाप कुछ रुपए उसके हाथ में रख जाता। ब्रिजेश की आधी से ज्यादा कमाई अयाशी में उड़ जाती। जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही थी। बच्चों के साथ परेशानियां भी बड़ी होने लगी। ब्रिजेश के काले मन को पुष्पा भांप गई थी, इसलिए साय के जैसे वो मंजू के साथ रहती। एक दिन पड़ोस में गमी में जाना पड़ गया तो वह मंजू की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे पर सौंप कर चली गयी। ब्रिजेश को जैसे भनक लग गई थी, उसने अपने बेटे को किसी काम से बाजार भेज दिया और मंजू को अपनी बाहों में दबोच लिया। वह अपने को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, पर ब्रिजेश पर तो शैतान हावी था। अचानक पुष्पा आ गई। यह देखते ही वह गुस्से से पागल हो गई। वहीं एक बांस रखा था, आव देखा न ताव। वो ब्रिजेश को पीटने लगी, कमीने, बेशर्म, चला जा यहाँ से, बाप के नाम पर धब्बा है तू, कभी सूरत मत दिखाना, मैं नहीं चाहती तेरा साया भी पड़े मेरे बच्चों पर। मंजू सहमी सी खड़ी देख रही थी यह सब। धमकी देकर ब्रिजेश वहाँ से चला गया। अब पुष्पा सिलाई और बिंदी बनाने का काम करने लगी। उसी से घर खर्च चल रहा था। बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, उसे शराब और सट्टेबाजी की लत लग गई। अक्सर नशे में वह माँ को कोसता और गाली देता। वह बाप के जाने का दोषी माँ को ठहराता था। पुष्पा खून के आंसू पी कर रह जाती। पुष्पा को अब बड़े होते बच्चों की चिंता सताने लगी थी, इसलिए मझले बेटे को उसके मामा के घर भेज दिया आगे पढ़ने के लिए। इंटर पूरा करते ही मंजू के हाथ पीले कर दिए। मझले बेटे की पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी लग गई बैंक में। पुष्पा ने उसका भी विवाह कर दिया, जबकि बड़ा अभी कुंवारा था। आशा के विपरीत मझले बेटे की बहू ने सबकी जिम्मेदारी से बचने के लिए अलग घर बसाने की पेशकश की और शहर से बाहर चली गई। फिर कभी नहीं आई। कितनी बार पुष्पा ने उसे बुलाना चाहा, पर उसे नहीं आना था, सो नहीं आई। टूट चुकी थी पुष्पा। अब बड़े बेटे की जिम्मेदारी से निपटने के लिए उसका भी विवाह कर दिया। इसी बीच ब्रिजेश को कैंसर हो गया। दर दर भटकते अब उसे घर की याद आई थी। पुष्पा को याद करता हुआ किसी तरह पहुंच ही गया उसके पास। अपने आखिरी दिनों में उसने अपने किए की कई बार पुष्पा से क्षमा मांगी। पुष्पा ने उसे घर में रुकने की इजाजत तो दे दी, पर दिल से माफ नहीं कर पाई। अब घर एक जंग का मैदान हो गया था। पुष्पा कुछ भी कहती, बहू दाना पानी लेकर चढ़ जाती। आखिरकार एक दिन ब्रिजेश ने इस दुनिया से विदा ली। धीरे धीरे गमों को पीते हुए पुष्पा भी बिस्तर से लग गई। उसके पैर बेकार हो चुके थे। बहू उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, उल्टा आए दिन अपना हिस्सा मांगती।
पुष्पा के पास अगर कुछ था तो यही एक मकान, जहां अब वह जिंदगी के बाकी बचे दिन काट रही थी। सबकी नजर उस मकान पर थी। शायद पुष्पा की आंख बंद होने का इंतजार था। पुष्पा ने एक आया सुनीता लगा ली थी। वही उसके सब काम नहलाना धुलाना आदि करती थी। आए दिन पुष्पा मंजू को फोन करके उससे घर के सदस्यों की शिकायत करती। मंजू जब भी भाभी को समझाना चाहती वह टकासा जवाब देती। हार कर फिर वह माँ को ही समझाती। पुष्पा अक्सर मंजू से बोलती, लल्ली तू नहीं समझेगी, मेरे जाने के बाद पता चलेगा। सारा जीवन दे दिया पर कोई अपना नहीं हुआ। यह दुनिया पैसे की है, मुझे कोई नहीं पूछता। सारे दिन मुगफलत में पड़ी रहती हूँ। जिस दिन कुछ खाने को मांग लिया उसी दिन तूफान आ जाता है। जी, सुनीता की आवाज से मंजू चौंकी। जीजा जी आ गए। पति को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। वो खूब रोई। इतने में सुनीता ने एक पत्र उसके पति को देते हुए कहा, अम्मा लिख गई हैं, कह रही थी मेरे बाद मंजू को देना। शायद पुष्पा को अपने आखिरी समय का एहसास हो गया था। मंजू ने पत्र पति के हाथ से ले लिया। आंसू पोंछते हुए पत्र पढ़ने लगी। मंजू बेटी, तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। तूने मेरी बहुत सेवा की। मेरी एक विनती है कि मेरे बाद मेरा क्रियाकर्म संबंधी काम एक दिन में ही पूरा कर देना। जिन बहू बेटों के पास जीते जी मेरे लिए समय नहीं था उनको बाद में भी परेशान होने की जरूरत नहीं। पिछले महीने ही तू मेरे लिए कपड़े लाई थी, तू वे सब बांट देना। मेरी रोटी के लिए जिनके पास रुपए नहीं थे वे मेरे बाद मुझ पर खर्च ना करें। दामाद जी आप इस घर का सौदा कर दें। उस सौदे से मिलने वाली रकम के हिस्से 3 करना। एक हिस्सा इन दोनों लड़कों का और 2 हिस्से में से एक सुनीता को दे देना। बेचारी ने बहुत ध्यान रखा मेरा। अगले महीने उसकी लड़की की शादी है। एक हिस्सा मेरी नातिन का है। मंजू बेटी तू मेरा बेटा भी थी। मेरी हर छोटी से छोटी जरूरत और इच्छा का ख्याल रखा तूने। शायद मैं जिंदा ही तेरी वजह से थी। कर्जदार हूँ मैं तेरी। सदा खुश रहो। सबको तेरी जैसी बेटी मिले। तुम्हारी माँ पुष्पा। सबकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। माँ के कहे अनुसार एक ही दिन में सब कार्य कर मंजू अपने पति के साथ भारी मन से वापस अपने घर चली गई। माँ के साथ ही उसके दुखों का अंत हो गया था। बड़ी दुखदाई एक कहानी का अंत हो गया था। बड़ा लंबा वनवास था यह। 70 साल का सफर कम नहीं होता जो पुष्पा ने अकेले ही तय किया था। जीवन जिया तो था उसने, लेकिन सुख के दिन क्या होते हैं कभी नहीं देख सकी। बेटों को सुखी जीवन देने के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन बेटे बहू कभी उसके त्याग, उसकी पीड़ा, उसके दर्द को नहीं समझ सके। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप चैनल पर मौजूद और कहानियों को सुने। धन्यवाद।